हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 4 शुरू कर दिया हमने। ब्लॉक 4 का यूनिट 1 है फिजिकल चेंजेस इन एडल्टहुड। और एडल्टहुड में इसमें 3 अलग अलग स्टेजेस हैं, अर्ली एडल्टहुड, मिडल और ओल्ड एज। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने पहले ये बताया हुआ है कि एडल्टहुड कब से हम बोलते हैं, कौन सी एज से बोलते हैं। जैसे हमने देखा कि एडोलेसेंट पीरियड होता है, उससे पहले चाइल्डहुड होता है। एडोलेसेंट पीरियड को हम मैक्सिमम 19 या 20 तक मानते हैं, या मैक्सिमम हो गया तो 21 तक। तो उसके बाद एडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में हम बोलते हैं यंग एडल्टहुड, जो एज होती है 20 to 40 वाली। फिर आता है मिडल एडल्टहुड, जो होती है 40 to 60 या 65 ले सकते हो। और फिर आ जाता है उसके बाद लेटर एडल्टहुड या फिर ओल्ड एज। और ओल्ड एज की शुरुआत हो जाती है 60-65 से, और वो फिर एंड तभी होती है, वो लगातार तब तक चलती है जब तक कोई पर्सन जिंदा है, तो उसको ओल्ड एज बोलते हैं। तो इस तरीके से एडल्टहुड को भी 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अर्ली एडल्टहुड कौन सी बोली थी मैंने? 20 to 40 ईयर्स की एज होती है, जिसमें एक एडोलेसेंट जब एक एडल्ट बन जाता है तो उसकी वो जो सारे प्रॉब्लम्स जो एडोलेसेंट एज में चल रही होती हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस, इमोशनल चेंजेस, रिलेशनशिप चेंजेस, वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है। और ये एक ऐसी स्टेज होती है ना जिसमें आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो पीक पे होती है। 20 to 40 के बीच में पीक हेल्थ होती है आपकी। इस टाइम पे आप बहुत वाइब्रेंट होते हो, एक्टिव होते हो, बहुत हेल्दी होते हो। फ्रेंडशिप, बहुत अच्छे रिलेशंस बन गए होते हैं, इवन रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी बन गए होते हैं, कमिट हो गए होते हो, कुछ लोग कमिट हो जाते हैं। फिर आगे फैमिली 40 तक जैसे जैसे आप पहुंचते हो तो आपकी फैमिली हो जाती है, एक सेट हो जाता है करियर भी। तो एक बहुत ही प्रोडक्टिव एज होती है ये। और it is the first stage of adulthood in which body physically changes and is one of the hardest time in life after teenage years. In this age a person may continue to add a bit of height and weight to her teenage frame. अब एडल्टहुड में जाके फिर से हाइट और वेट इंक्रीज होता है, और चेंजेस थोड़े बहुत कंटिन्यू करते हैं जो पहले एडोलेसेंट एज में हो रहे थे। Middle adulthood, an important challenge is to develop a genuine concern for the welfare of future generation and to contribute to the world through family and work. फिर जब आप मिडल एडल्टहुड में आते हो 40 to 60 या 65 समझ लो, उस टाइम पे फिर क्या कंसर्न होते हैं? पहले तो अर्ली यंग एडल्टहुड में होता है अपना खुद का करियर और फैमिली वगैरह सेट करने का। उसके बाद मिडल एडल्टहुड में फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में सोचते हो, जो आपकी फैमिली है उसमें जो चिल्ड्रन है उनको किस तरीके से करियर उनका सेट करना है और आगे कैसे फैमिली को मेंटेन करना है। तो मिड लाइफ इज ऑल्सो व्यूड एज अ पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। और इट इज़ फाउंड दैट बेस्ट वर्क ऑफ साइंटिस्ट, राइटर एंड आर्टिस्ट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लेट 40s। तो ये ऐसा कुछ इनको एविडेंस मिला है रिसर्च करके कि ज़्यादातर जो बेस्ट वर्क है साइंटिस्ट के, राइटर्स के, आर्टिस्ट के, वो अपने लेट 40s या अर्ली 50s में ही उन्होंने किया है। सो मिडल एडल्टहुड इज द सेकेंड स्टेज ऑफ एडल्टहुड in which one of the most noticeable change is loss of elasticity of skin, especially in the face. This results in wrinkles. तो ये मिडल एडल्टहुड के जैसे जैसे एंड की तरफ आप जाते हो 50 के अराउंड, तब सबसे पहले जो नोटिस होता है चेंज फिजिकली वो फेस में होता है, जब इलास्टिसिटी लूज हो जाती है थोड़ी स्किन की और उसमें रिंकल्स दिखने लगते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन है, अब इसकी डिटेल आगे चल के देखते हैं। फिर लेट एडल्टहुड में इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि ये 60 के बाद वाला या 65 के बाद वाला टाइम है, जिसको ओल्ड एज भी बोल सकते हो। और ये लास्ट एक तरीके से लास्ट साइकिल है, ह्यूमन लाइफ साइकिल का लास्ट पीरियड होता है। और इसमें प्रोसेसेस क्या होते हैं? ग्रोइंग ओल्ड एंड फेलियर ऑफ बॉडी सेल्स, तो थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ जाते हैं इसमें। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा कि हमने अर्ली एडल्टहुड पढ़ना है और उसके फिजिकल चेंजेस, ऐसे ही मिडिल और उसके फिजिकल चेंजेस, और ओल्ड और उसके फिजिकल चेंजेस। तो पहले अर्ली एडल्टहुड में आते हैं। अर्ली एडल्टहुड क्या है? स्टेज है बिटवीन
20 to 40 ईयर्स ओल्ड का, जिसमें मैंने आपको बताया कि हेल्थ सबसे पीक पे होती है, न्यू रिलेशनशिप्स आपके बनते हैं जो स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल नहीं, स्टेबल रिलेशनशिप्स बनते हैं, और आप अपने करियर में बहुत एक्सप्लोर करते हो, फैमिली सेट करने का एक गोल होता है, करियर बनाने का बहुत गोल, बहुत एनर्जी होती है, बहुत चीज़ें अचीव करना चाहते हो उस टाइम पे, और जो भी आपने टीन एज ईयर्स में सीखा है उस सब चीज़ों को अप्लाई करने का टाइम होता है, एक तरीके से वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली अब लाइफ में अप्लाई हो रही होती हैं। तो बहुत चीज़ें इतना ज़्यादा उस टाइम एम्बिशियस होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है कि वो टोटली फोकस अपने ऊपर करना है उनको, ना तो अभी कोई ऐसी फैमिली डेवलप हुई है कि फैमिली के ऊपर ध्यान देना है, और ना ही कोई पेरेंटल कोई वो रिस्ट्रिक्शन होती है इस टाइम पे जो पहले थी। तो अब थोड़ा सा फ्रीडम मिली होती है एक्सप्लोर करने के लिए, और थोड़ी समझ भी आ गई होती है कि किस डायरेक्शन में एक्सप्लोर करना है। तो एक न्यू सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाती है, जो पहली बार लगता है कि आपको फ्री फील होता है, क्योंकि आपको फ्रीडम मिलती है बाहर जाके जॉब करने की, फ्रीडम मिलती है अपने लिए डिसीजन लेने की, अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फ्रीडम मिल जाती है, जो पहले नहीं मिल रही थी एडोलेसेंट एज में। एक एक्साइटिंग टाइम होता है ये। During the period of young adulthood, one sees himself or herself an autonomous and independent adult. तो इसी टाइम पे आप अपने आप को एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट एडल्ट की तरह देखते हो। ऑटोनोमस इसलिए क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी होती है कि अपने आप को आप खुद हैंडल करोगे, अपने काम, अपने डिसीजंस, अपने जॉब से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजंस आप खुद लोगे। तो एक मेजर जो डेवलपमेंटल टास्क होता है इस पीरियड में वो होता है करियर। जैसे एडोलेसेंट एज का मेजर डेवलपमेंट टास्क क्या था कि अपना आइडेंटिटी सर्च करके आइडेंटिटी बनाना। इस पीरियड का मेन डेवलपमेंट टास्क है अपना करियर सेट करना, क्योंकि अब यही पीरियड है जिसमें करियर सेट करोगे आप। तो इसमें अपने करियर सेट करने के चक्कर में जो यंग एडल्ट्स होते हैं वो बहुत बार जॉब चेंजेस करते हैं। इसमें भी एक तरीके से वो अपनी आइडेंटिटी बहुत ढूंढते हैं कि हमें कौन सी जॉब अच्छी लगेगी। कभी वो जॉब जल्दी ज्वाइन भी कर लेते हैं तो बाद में छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ वो ढूंढ रहे होते हैं, कैसे सेटल डाउन होना है, कहाँ सेटल डाउन होना है, अपनी लोकेशन कहाँ पे, मतलब जहाँ वो रहते हैं वहीं सेटल होंगे या अब्रॉड जाके सेटल होंगे, कैसी जॉब करेंगे, फैमिली कैसी होगी। तो ये सारे कंसर्न्स हो जाते हैं, और सोशल इश्यूज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं सारी, क्योंकि इसी एज में आपके ऊपर एक एक्सपेक्टेशन भी होती है ना सोसाइटी की कि अभी ये जॉब करेंगे, अर्न करेंगे, उसके बाद मैरिज करेंगे, फिर फैमिली होगी। तो सोशल इश्यूज भी होते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर प्रेशर होता है, प्रोफेशनल पीयर्स बनते हैं आपके यहाँ पे। अब ये एडोलेसेंट वाला पीयर ग्रुप नहीं है, ये प्रोफेशनल फ्रेंडशिप होती है जो थोड़ी सी फॉर्मल होती है, ठीक है। सो द ड्यूटीज ऑफ अ पर्सन डिमांड टू फोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर टूवर्ड वन सेल्फ एंड सोसाइटी। तो आप दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हो, एक तो अपने लिए आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कि आपने करियर बनाना है, आपने कुछ करना है। दूसरी सोसाइटी की जो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि अब आप बड़े हो गए हो तो आप अर्न करोगे, फिर एक फैमिली, मैरिज करके फैमिली होगी आपकी। तो बहुत सारे अब एक तरीके से चैलेंजेस आपके सामने, प्रैक्टिकली जो लाइफ के चैलेंजेस होते हैं ना वो आपके सामने आते हैं। आपको अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करके दिखाना है लोगों को, आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है, मैरिटल रिलेशनशिप स्टार्ट करना है। और इस टाइम पे क्या होता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, मैरिटल डिस्कॉर्ड मतलब मैरिटल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो ये दोनों कंडीशंस एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर देती हैं किसी भी यंग एडल्ट की लाइफ में। तो एरिक्सन इस पीरियड को क्या नाम देते हैं अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जो लोग अच्छे से अपना रिलेशनशिप डेवलप कर पाते हैं, अपनी फैमिली डेवलप कर पाते हैं, वो इंटीमेसी समझते हैं, वो इंटीमेसी मतलब इंटीमेट रिलेशनशिप बना लेते हैं। जो नहीं कर पाते हैं, जो जिनकी मैरिज या रिलेशनशिप्स जो कमिट नहीं होना चाहते हैं या उनकी अच्छी नहीं चलते रिलेशनशिप, तो वो आइसोलेटेड हो जाते हैं। तो यही दो चीज़ें बोली है एरिक्सन ने, या तो इंटीमेसी होगी या आइसोलेशन होगा। फिर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक तो एक फ्यूचर को बनाने का ड्रीम होता है एडोलेसेंट का कि हम आगे जाके क्या करेंगे, किस तरीके से कैसे अर्न करेंगे, कैसे सक्सेसफुल होंगे। तो ये बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। ऑक्यूपेशनल एंड मैरिटल चॉइसेस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आर मेजर टास्क।
तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दो चीज़ों का डिसीजन लेने का जो वो होता है, एक तो ऑक्यूपेशनल कि आप वो क्या करोगे, नौकरी, और दूसरा मैरिटल चॉइस कि किससे और कब करोगे शादी। ये दोनों टास्क मेजर होते हैं जिसका डिसीजन अगर एडल्ट को लेने दिया जाए तो काफ़ी इंडिपेंडेंट फील होता है उसे। सिगमंड फ्रॉइड के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने बोला था एडल्टहुड इज़ अ टाइम फॉर वर्क एंड लव। तो वही दो चीज़ें हैं, एक करियर हो गया और एक रिलेशनशिप हो गए। तो करियर और रिलेशनशिप के आसपास ही घूमता है हमारा यंग एडल्टहुड, बेसिकली यंग एडल्टहुड की बात हो रही है। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं कि आपका हाइट और वेट इंक्रीज होता है जो टीनेज ईयर से होता आ रहा था। कुछ हार्मोनल चेंजेस कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि बियर्ड वगैरह, और थिक वॉइस थोड़ी सी और डीप होने लग हो जाती है, बड़े होते होते और वॉइस वो हो जाती है। दिस इज़ द पीरियड विच वुमेन यूजली हैव चिल्ड्रन, सो इट इज़ अ टाइम इन वुमेन टू गेन अ लिटिल वेट। तो अगर जैसे कोई वुमेन है जिसकी मैरिज हो गई है, उसकी चिल्ड्रन है, तो उस टाइम पे उसका वेट और बढ़ता है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड हो जाएगा एडोलोसेंट से एडल्टहुड में। ठीक है, जो ट्रांजिशन फेज था एडोलोसेंट वाला, अब वो किस में चेंज हो गया, एडल्टहुड में चेंज हो गया है। तो जो स्टार्टिंग का आपका पीरियड है 18 से 25 साल का, उसको बोल सकते हैं कि एक अमर्जिंग एडल्टहुड का पीरियड है, कि एडल्टहुड में आप एंटर कर रहे हो। फिर आगे मिडिल एडल्टहुड पे चलते हैं। अब मिडिल एडल्टहुड में मोस्टली क्या होता है कि फैमिली होती है लोगों की, क्योंकि मैरिज वगैरह 40 इयर्स तक हो गई होती है, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है। तो यहाँ पे कंसर्न मेनली क्या होता है कि आपकी फ्यूचर जनरेशन का वेलफेयर कैसे करोगे, अपने बच्चों को कैसे डेवलप करोगे, उनको कैसे सेट करोगे। मे बी उनकी स्कूलिंग हो सकता है, या मे बी उनका 40 ईयर्स के आसपास तो स्कूलिंग का ही होता है, फिर 60 तक पहुँचते पहुँचते आप उनका फ्यूचर, उनका कॉलेज, उनका करियर, उनकी फैमिली के बारे में सोचने लग जाते हो। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है 40 टू 60 तक पहुँचते पहुँचते कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एरिक्सन बोलते हैं, एरिक्सन रेफर्स टू द प्रॉब्लम पोज्ड एट दिस स्टेज एज जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन। तो कहते हैं कि ये ऐसा पीरियड है जिसको आप दो दो तरीके से देख सकते हो। या तो जनरेटिविटी, जनरेटिविटी मतलब जब आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ अपनी लाइफ में ऐसा किया है जो आपको और अपनी सोसाइटी को हेल्प करेगा, आपको जेनरस फील होता है। या फिर अगर आप इस टाइम तक भी सेटल नहीं हुए होते हो, अभी भी आपको लगता है कि आप अपनी प्रॉपर जॉब में सेट नहीं हो पाए, या आपकी मैरिज में सेट नहीं हो पाए, तो फिर वो सेल्फ एब्जॉर्प्शन हो जाती है। सेल्फ एब्जॉर्प्शन मतलब फिर वो आप अपने ही ख्यालों में खोए रहते हो और ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते हो। तो या तो जनरेटिविटी होगी या सेल्फ एब्जॉर्प्शन होगा। तो मीनिंगफुल है अगर आपकी लाइफ, तो आपको जेनरस फील होता है। और या फिर मीनिंगफुल नहीं, अगर आपको लगता है आपने 40 या 50 ईयर्स तक भी कुछ मीनिंगफुल नहीं किया, तो फिर वो आप अपने आप से ही प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हो, फिर आप सेल्फिश हो जाते हो, अपने ही नीड्स और डिज़ायर्स के बारे में सोचते हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक होता है एज के 40 से पहले पहले, या 40-50 तक आप एक सेट हो जाओ, ताकि आपके अंदर वो सेल्फ एब्जॉर्प्शन वाली फीलिंग ना आए। From the period of 20s and 30s, the individual arrives at middle age in the 40s and 50s. अब मिडल एज की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉम्पिटेंस आ जाती है आपके अंदर, क्योंकि आप कुछ साल काम कर चुके होते हो, 10-12 साल काम कर चुके होते हो, आपके अंदर कॉम्पिटेंस आ जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। जो पहले यंग एडल्टहुड में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हो, वो चीज़ अब सेटल होनी शुरू हो जाती है। आपको अपनी जॉब अच्छी लगने लगती है, आपको अपनी सक्सेस अच्छी लगने लगती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है आपको अपनी फैमिली लाइफ से और सोशल लाइफ से, अपने करियर से। और आगे अब आप अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के करियर के बारे में सोचना शुरू करते हो, और फोकस कहाँ जाता है, अपनी हेल्थ पे और फैमिली की हेल्थ पे, उनके फेट को कैसे आप आगे उनको कैसे हेल्प करोगे, और अगर अगर पेरेंट्स रहते हैं घर में खुद के, तो उनके ऊपर ध्यान देने पे। तो मिड लाइफ इज व्यूड एज अ पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। तो सोसाइटी को कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, एक तो अपने काम के थ्रू,
दूसरा आप अपने बच्चों की हेल्प करते हो, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो, तो आप हर तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और ये स्टेज बोली गई है कि इस टाइम इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है कि साइंटिस्ट, राइटर, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका सबसे बेटर काम इसी एज के बीच में होता है। फिर फिजिकल चेंजेस, अच्छा इसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि यंग एडल्टहुड में कई बार हम एक्सपीरियंस इतने नहीं होते हैं तो हम इतना अच्छा काम नहीं कर पाते, लेकिन मिडिल एडल्टहुड में एक्सपीरियंस से हम सीख जाते हैं, गलतियों से सीख जाते हैं, इसलिए उस टाइम पे हमारा काम थोड़ा सा बेटर या बेस्ट हो जाता है। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं मिडिल एडल्टहुड में? क्योंकि मिडिल में आ गए हो तो हेल्थ पीक पे जो थी वो यंग में थी। अब जैसे किसी चीज़ की पीक आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, वो डिक्लाइन होना शुरू होते हैं नेक्स्ट चीज़। तो ऑब्वियसली मिडिल में आपकी हेल्थ अब पीक पे तो नहीं जाएगी, अब क्या होगा, थोड़ा डिक्लाइन की तरफ ही बढ़ेगी। तो थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू होती है लेकिन नज़र नहीं आता है, नोटिस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज 30 ट्रांजिशन। इन द 40s देयर इज यूजुअली अ डिक्लाइन इन नियर विजन। तो जैसे नियर विजन में पास की चीज़ दिखनी कम हो जाती है, बंद हो जाती है, इसमें सबसे पहले डिक्लाइन शुरू होता है। इसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। तो क्योंकि लेंस इलास्टिसिटी, लेंस की, हमारे जो आँखों के लेंस है उसकी इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है। और जैसे कईयों बहुतों को वो लग जाते हैं, चश्मे लग जाते हैं, आई साइट वीक होना शुरू हो जाती है, जिससे पता लगता है कि हाँ बस अब 40s में आ गए हैं, मिडिल एज में तो अब तो स्पेक्स लगने ही है, उस टाइप से। तो कुछ कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं डिक्लाइन। आजकल तो ग्रे हेयर्स भी बहुत कॉमन हो गया है, इतनी जल्दी एज में दिखने लग जाते हैं। 50s में क्या होता है कि और ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं जो डिक्लाइन हो रही है, जैसे people find in 50s people often find that it takes their eyes longer to adapt to the change। मतलब 50s में ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा पता चलता है कि जब वो अपनी जैसे अंधेरे वाले कमरे से लाइट में जाते हैं तो उनकी आइज़ को ज़्यादा टाइम लगता है अडेप्ट करने में, जो पहले बहुत जल्दी हो जाता था। तो इसका मतलब फंक्शंस वीक होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा हेयरिंग लॉस भी शुरू हो जाता है 50 के बाद। तो इस तरीके से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको नोटिस थोड़ा बाद में आता है, ऐसे स्टार्टिंग में नोटिस में नहीं आता है। सबसे ज़्यादा जो नोटिस में आती है चीज़ मिडिल एडल्टहुड में वो होती है स्किन। स्किन की इलास्टिसिटी लूज हो जाती है तो आपके रिंकल्स जो होते हैं फेस पे वो नोटिस में आना सबसे पहले शुरू होते हैं। और जैसे मैंने बोला कि हेयर्स ग्रेइंग होना शुरू हो जाते हैं, बॉडीज आर सैगिंग, मसल्स वगैरह लूज होना, टीथ का येलोइंग होना, तो एक तरीके से ये डिक्लाइन शुरू हो जाता है हर चीज़ का। जो अभी तक जो चीज़ वो हो रही थी, बढ़ रही थी, अब घटना शुरू हो जाती है इसमें। और क्या होता है कि अब कुछ लोग अपने यंगर एज को पीछे छोड़ना नहीं चाहते, तो ये सब चीज़ें देख के वो प्लास्टिक सर्जरी और हेयर डाई, विग्स लगाना, ये सब चीज़ें करते हैं। फिर हैवी विटामिन डोजेस लेने की कोशिश करते हैं कि शायद विटामिन लेंगे तो वो सब नहीं होगा। men usually gain weight in abdominal region while women gain weight in the hips and thighs। तो मेन का जो वेट होता है एब्डोमिनल रीजन में ज़्यादा बढ़ता है और वुमेन का हिप्स और थाइज में। और men ड्यूरिंग दिस पीरियड शो ग्रेटर कंसर्न टुवर्ड देयर हेल्थ, स्ट्रेंथ एंड पावर एंड सेक्सुअल पोटेंसी। फिर वुमेन में मेनोपॉज भी होता है बिटवीन 45 to 50 ईयर्स की एज में। तो वुमेन यूजुअली एक्सपीरियंस हार्मोनल चेंजेस, अगेन हार्मोनल चेंजेस होते हैं मेनोपॉज जब होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रेस होता है, फिजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और ग्रे हेयर्स, तो ये सब कॉमन हो जाता है। फिर सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। पहले है ट्रू और फॉल्स। यंग एडल्ट्स आर वाइब्रेंट, एक्टिव एंड हेल्दी, ट्रू। यंग एडल्ट्स टेंड टू गेट आइसोलेटेड ड्यू टू क्राइसिस। तो आइसोलेटेड हो जाते हैं क्राइसिस की वजह से, अगर इंटीमेसी इन रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो आइसोलेटेड हो जाते हैं। इंडिविजुअल एड अ बिट ऑफ हाइट ड्यूरिंग मिडल एडल्टहुड। मिडल एडल्टहुड में हाइट नहीं बढ़ती है, हाइट हमेशा यंग एडल्टहुड तक ही बढ़ती है, तो ये फॉल्स है। अटेंशन गेट्स फोकस्ड ऑन हेल्थ एंड फेट ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग मिडल एडल्टहुड। ये ट्रू है बिल्कुल कि उस टाइम पे बच्चों की हेल्थ और उनकी फेट पे अटेंशन फोकस हो जाती है। फिर है इंडिविजुअल्स इन द मिडल एज आर अनस्टेबल। मिडिल एज में अनस्टेबल नहीं होते, मिडिल एज में स्टेबल होते हैं, यंग एज में अनस्टेबल होते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स में
डिक्लाइन इन द नियर विजन क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया, जो हमने देखा था, PRES बायोपिया। ड्यूरिंग मिडल एज देयर इज अ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, स्किन में इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इसलिए रिंकल नजर आती हैं। वुमेन बिटवीन एजेस ऑफ 45 and 50 एक्सपीरियंस, तो मेनोपॉज। अर्ली एडल्टहुड फोकस ऑन फ्रेंडशिप, अर्ली एडल्टहुड मतलब यंग एडल्टहुड, हाँ, फ्रेंडशिप, रोमांस, डैश एंड करियर। तो फ्रेंडशिप हो गया, रोमांस हो गया, मैरिज आ सकता है, या फिर आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे चाइल्ड बियरिंग लिखा है, वैसे आप मैरिज भी लिख सकते हो, फैमिली भी लिख सकते हो, फैमिली, करियर, जो भी है। इंडिविजुअल्स ड्यू टू क्राइसिस टेंड टू गेट डैश ड्यूरिंग मिडिल एडल्टहुड। ओके, तो मिडिल एडल्टहुड में हमने पढ़ा था जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन है, तो क्राइसिस होगा तो सेल्फ एब्जॉर्प्शन लिखेंगे, अदरवाइज जनरेटिविटी होती है, एब्जॉर्प्शन। फिर आते हैं ओल्ड एज पे। ओल्ड एज पीरियड कब होता है? 65 के बाद। तो 60 से भी आप मान सकते हो, 65 वैसे यहाँ दिया हुआ है, 60 के बाद भी ओल्ड एज कह सकते हैं। और ये लास्ट पीरियड होता है ह्यूमन लाइफ साइकिल का, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे आपकी हेल्थ तो काफ़ी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, डिसीज़ आ जाते हैं, सिंड्रोम्स या सिकनेस या इस तरह की चीज़ें। बहुत नेगेटिव साइड है उसकी, पर पॉजिटिव साइड भी है, आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो, इंटेलिजेंस लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, पेशेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो देखते हैं इसमें आगे। पीपल कैन बी कंसिडर एज ओल्ड व्हेन दे बिकम ग्रैंड पेरेंट्स, तो इन्होंने तो ऐसे बोला है कि जब ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं तब हम उन्हें ओल्ड कंसिडर कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई नंबर है, जब उसको क्रॉस करेंगे तभी ओल्ड है, थिंकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड रिजल्ट इन द पार्ट ऑफ फेलियर ऑफ बॉडी सेल्स। तो बॉडी सेल्स जो है थोड़े से फेलियर, मतलब डिक्लाइन होने लगते हैं, जो पहले जो नए बॉडी सेल्स प्रोड्यूस हो रहे थे अब वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है प्रोसेस, और धीरे धीरे बंद हो जाता है बाद में। तो इससे फिजिकली बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, साइकोलॉजिकली कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव मेल फंक्शनिंग हो जाती है, डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें। फिजिकल चेंजेस में क्या क्या है? इंडिविजुअल मूव टुवर्ड देयर ओल्ड एज, देयर आर चेंजेस विच अकर नेचुरली। कुछ चीज़ें कह रहे हैं नेचुरली होती है, ज़रूरी नहीं है सबको डिसीज़ ही हो, बिना डिसीज़ के भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सेंसरी परसेप्शन थोड़ी सी स्लो हो जाती है, रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, सेक्सुअलिटी जो है वो भी बहुत लो हो जाती है। फिर क्या लिखा है इसमें कि 2 कैटेगरीज आप बांट सकते हो चेंजेस को, एक तो एक्सटर्नल चेंज में और एक इंटरनल चेंज में। एक्सटर्नल चेंज जो बाहर नज़र आते हैं आपको, जो साइंस ऑफ एजिंग बोलते हैं जिसको, जो अब एक्चुअली में दिखने लगते हैं, जो मिडल में नहीं दिख रहे थे इतना ज़्यादा। तो बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं, हेयर बहुत ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, स्किन बहुत लूज हो जाती है, पॉस्चर चेंज हो जाता है, बॉडी पॉस्चर मतलब बॉडी के जो पहले जैसे स्ट्रेट होती है बॉडी, बिल्कुल धीरे धीरे बॉडी पॉस्चर चेंज होना शुरू हो जाता है। इवन मोस्ट पीपल हेयर बिकम डिस्टिंक्टिवली ग्रे एंड इवन टर्न्स वाइट, तो ग्रे के बाद एग्जैक्ट वाइट भी हो जाते हैं कईयों के, तो थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। तो बहुत ही एक्सटर्नल चेंजेस आराम से नज़र आते हैं। फंक्शनल एज इज द एक्चुअल कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस अ पर्सन डिस्प्लेज रिगार्डलेस ऑफ क्रोनोलॉजिकल एज। पीपल एज बायोलॉजिकली एट डिफरेंट रेट्स। तो इसमें यंग ओल्ड एडल्टली अपीयर फिजिकली यंग फॉर देयर ईयर्स, ओल्ड तो इसमें बोला है कुछ लोग इस एज में भी यंग दिखते हैं फिजिकली, जो बहुत मेंटेन करके रखते हैं अपने आप को, क्योंकि वो अभी भी अपने आप को कहीं बिजी रखते हैं, किसी काम में बिजी रखते हैं। ओल्ड एडल्टली मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं। तो फिजिकल चेंजेस में पहले सेंसरी चेंजेस देख लेते हैं। सेंसरी चेंजेस में वही है, विजन, टेस्ट, स्मेल, आपकी ये सारी सेंसेस जो है धीरे धीरे बहुत स्लो हो जाती हैं, और इंफॉर्मेशन धीरे धीरे मुश्किल हो जाती है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये मतलब ये पूरे ये सिर्फ 65 के आसपास की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा आगे जैसे
और ओल्ड हो जाते हैं तब तक कोई बात बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आगे धीरे धीरे सेंसेस जो है और बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती हैं। फिर हियरिंग लॉस होने लगता है। 30% ऑफ पीपल ओवर 60 हैव अ हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो 30% लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है 60 की एज के बाद। और अबाउट 33% ऑफ दोज 75 to 84 एंड अबाउट हाफ ऑफ दोज ओवर 85 है हियरिंग। और जो 33% लोग हैं उनको 75 और 85 के बाद सुनना ही बंद हो जाता है। हाई पिच साउंड सुनने में प्रॉब्लम होती है। ओल्डर पर्सन में बी फ्रस्ट्रेटेड और एम्बेरस्ड अबाउट नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड। कभी कभी उनको इस चीज़ से एम्बेरसमेंट भी होती है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ सुनाई नहीं दे रही है या उनको जल्दी समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़, तो वो थोड़ा सा चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है समझने में। तो इसीलिए हो सकता है वो कभी कभी विड्रॉन रहते हो। विड्रॉन का मतलब अलग अलग रहना, लोगों से मिलना जुलना नहीं, अकेले बैठना जाके। तो हियरिंग में प्रॉब्लम आती है। फिर विजन में भी तो प्रॉब्लम आती है, उनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। बिगनिंग लेट 30s, शुरू कब होता है आईसाइट वीक होना? लेट 30s में शुरू होता है और अर्ली 40s में थोड़ा थोड़ा जैसे चश्मा लग जाता है ऐसे पता चलता है, और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। इवन पेरिफेरल विजन भी लूज हो जाता है। पेरिफेरल विजन क्या होता है? जैसे आप सामने तो देखते हो लेकिन फिर भी आपको साइड की चीज़ें नज़र आ रही होती है ना, साइड से कोई गया, आप देख सीधा रहे हो लेकिन साइड में कोई आया गया है तो आपको दिखता है, वो पेरिफेरल विजन होता है। तो वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो जो ओल्ड एज में लोग होते हैं उनको स्पेशली अपना फेस साइड में टर्न करके देखना पड़ता है कि साइड में कौन है क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईज डिक्रीज हो जाती है। तो काफ़ी सारे डिक्लाइंस होते हैं। हाँ, घर घर में उनको लाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अंधेरे में उनको दिखता कम है। आई मसल्स डीजनरेट हो जाते हैं। क्लाउडिंग ऑफ द लेंस हो जाती है, जैसे कई बारी धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। In addition, the ability to see color changes with age as the lens yellows. Okay, तो जो आई लेंस है वो थोड़ा येलोइश हो जाता है, तो जो कलर देखने की एबिलिटी है वो भी लूज होने लगती है। जैसे रेड, येलो और ऑरेंज आर इजियर टू सी देन ब्लू एंड ग्रीन। तो रेड, येलो, ऑरेंज ज़्यादा इजीली नज़र आते हैं ब्लू और ग्रीन से। दिस इज़ वाई फैब्रिक्स इन वार्मर शेड में बी मोर अपीलिंग। तो ये कह रहे हैं यही रीज़न है कि उनको वार्मर शेड वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं कपड़े। वार्मर शेड कौन से होते हैं? रेड, येलो, ऑरेंज वार्मर शेड होते हैं। ब्लू, ग्रीन कोल्डर शेड्स होते हैं। तो कह रहे हैं इसलिए उनको ये कलर ज़्यादा पसंद आते हैं पहनने। तो ये एक नोटिसेबल चीज़ है जिसको हम नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद और प्रॉब्लम्स क्या होती है? कैटरैक्ट, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। ब्लर विजन हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है अगर ये ट्रीट ना करा जाए तो। डेप्थ परसेप्शन कम हो जाती है पहले से। विजुअल एक्टिविटी मतलब आपको जो शार्पनेस होती है आपकी विजन में वो कम हो जाती है। लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो, उसकी भी मस्कुलर डीजनरेशन हो जाती है। द सेंट्रल रीजन ऑफ द रेटिना ब्रेक डाउन रिजल्टिंग इन ब्लरी सेंट्रल विजन। हाई डाइट इन एंटीऑक्सीडेंट्स कैन डिलेट दिस। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप ज़्यादा दोगे इस एज में खाने के लिए तो थोड़ा सा उनका जो ये प्रॉब्लम है ये ज़्यादा देर तक टल सकती है। तो इसलिए ड्राइविंग जो है उसमें उनको प्रॉब्लम आती है ड्राइविंग करने में। तो ये सारी चीज़ें हो गई विजन में। अब इसके आगे जो आगे बहुत सारे हैं वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको मैं आगे डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।